हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th जीव और समष्टियाँ का सेकंड पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं सुनी है ऑडियो बुक, वो वहाँ से जा कर के आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से जा कर के रिवाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया, बट अब प्रॉमिस है कि आपको डेली आपके चैप्टर्स मिलते रहेंगे। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, या आपकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। 13.2 समष्टियाँ। 13.2.1 समष्टि गुण। प्रकृति में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल व्यष्टि के दर्शन बिरले ही होते हैं। उनमें से अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं अथवा उनके लिए स्पर्धा करते हैं, संकरण यानी इनब्रीड करते हैं और इस प्रकार वे समष्टि की रचना करते हैं। हालांकि संकरण शब्द में लैंगिक जनन कार्य अंतर्निहित है। अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाली समष्टि व्यष्टियों का समूह को भी पारिस्थितिक अध्ययन के लिए आमतौर से समष्टि मान लिया जाता है। आर्द्र भूमि में सभी जलकाक, वन क्षेत्र के सागवान यानी टीक वुड के पेड़, संवर्धन प्लेट के जीवाणु, त्याग दिए गए आवास में चूहे और तालाब में कमल के पौधे आदि समष्टि के कुछ उदाहरण हैं। पहले अध्यायों में आपने यह सीखा कि हालांकि व्यष्टि जीव वह है जो परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे, प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित विशेषकों यानी ट्रेट को विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर ही होता है। इसलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी को समष्टि अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स और विकास से जोड़ता है। समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। व्यष्टि जन्मता और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती हैं। समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए दर को समष्टि के सदस्यों के संबंध में संख्या में परिवर्तन यानी वृद्धि या ह्रास के रूप में प्रकट किया गया। उदाहरण के लिए, अगर किसी ताल में पिछले साल कमल के 20 पौधे थे और जनन द्वारा 8 नए पौधे और हो जाते हैं तो वर्तमान समष्टि 28 हो जाती है। तो हम जन्म दर को 8/20 यानी कि 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से परिकलन या फिर कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रयोगशाला समष्टि में 40 फलमक्खियों में से 4 व्यष्टि किसी विशिष्टीकृत समय अंतराल में, मान लीजिए 1 सप्ताह के दौरान मर जाते हैं, तो उस समय के दौरान समष्टि में मृत्यु दर 4/40 यानी कि 0.1 व्यष्टि प्रति फलमक्खी प्रति सप्ताह कहलाएगी। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी नर एवं मादा का अनुपात है। व्यष्टि या तो नर है या मादा है, लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात होता है जैसे कि समष्टि का 60% स्त्री है और 40% नर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिडों का निरूपण। यहाँ पे बढ़ती हुई है, यहाँ पे स्थिर है और ये घटती हुई है। किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बनती है। अगर समष्टि के लिए आयु वितरण दी गई आयु अथवा आयु वर्ग के व्यष्टियों का प्रतिशत आलेखित प्लॉटेड किया जाता है तो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। चित्र 13.4 अभी आपने देखा। मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर नर और स्त्रियों का आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है। पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति प्रतिबिंबित करता है कि ये क्या बढ़ रहा है या स्थिर है या फिर घट रहा है। समष्टि का साइज आवास में उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। समष्टि हमें कैसे भी पारिस्थितिक प्रक्रम अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेट करना चाहे, भले ही ये दूसरी जातियों से स्पर्धा का परिणाम हो, परभक्षी का प्रभाव हो या पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड अनुप्रयुक्त अप्लाइड करने का प्रभाव हो, हम उनका मूल्यांकन हमेशा ही समष्टि के साइज में कोई परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। प्रकृति में समष्टि के साइज की इतनी कम संख्या में भी 10 से कम भरतपुर आर्द्रभूमि क्षेत्रों में साइबेरियाई सारस या किसी साल लाखों में हो सकती है। तालाब में क्लेमाइडोमोनास। यह आवश्यक नहीं कि समष्टि को जो अधिक तकनीकी रूप से समष्टि घनत्व कहलाती है या एन के रूप में अभिहित। हालांकि समष्टि घनत्व की सबसे उपयुक्त माप आमतौर पर कुल संख्या है। कुछ मामलों में ये अर्थहीन होती है अथवा इसका निर्धारण कठिन होता है। किसी क्षेत्र में अगर 200 गाजर घास यानी पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पादप है, लेकिन केवल एक अकेला बड़े वितान कैनोपी वाला बरगद का विशाल वृक्ष है, तो ये कहना कि पार्थेनियम का सापेक्ष बरगद का समष्टि घनत्व कम है उस समुदाय में बरगद की महत्वपूर्ण भूमिका का अवलोकन करने के बराबर है।
ऐसे मामलों में समष्टि साइज के माप के लिए प्रतिशत आवरण अथवा जीव भार यानी बायोमास अधिक अर्थपूर्ण है। अगर समष्टि बहुत बड़ी है और गणना असंभव है अथवा बहुत समय लेने वाली है तो कुल संख्या को अपनाने का आधार भी सरल नहीं है। अगर आपके पास प्रयोगशाला में पेट्री डिश में जीवाणुओं का घना संवर्ध यानी कल्चर है तो उनका घनत्व बनाने यानी बताने की सर्वोत्तम माप क्या है। कभी कभी पारिस्थितिकी अन्वेषणों के लिए निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं है। आपेक्षिक घनत्वों से भी उद्देश्य की पूर्ति भली भांति हो जाती है। उदाहरण के लिए प्रतिपाश यानी ट्रैप पकड़ी गई मछलियों की संख्या झील में कुल समष्टि घनत्व की काफ़ी ठीक नाप है। हम बहुधा समष्टि के साइज के बिना वास्तव में गिने अथवा बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से आकलन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ आरक्षितियों यानी रिजर्व्स में बाघ गणना प्रायः पग चिन्हों और मूल गटिकाओं यानी पैलेट आधारित होती है। 13.2.2 समष्टि वृद्धि। किसी जाति के लिए समष्टि के साइज स्थैतिक प्राचल नहीं है। यह समय समय पर बदलता रहता है जो विभिन्न कारकों पर आहार उपलब्धता, परभक्षण दाब और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तव में ये परिवर्तन हमें समष्टि में क्या घटित हो रहा है इसका कुछ बोध कराते हैं। क्या समष्टि घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? अंतिम कारण कुछ भी रहे हों, परंतु दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों यानी प्रोसेस में घटता बढ़ता है। इन चारों में से 2 जन्मदर और आप्रवासन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं और 2 मृत्युदर तथा उत्प्रवासन इसे घटाते हैं। का जन्मदर यानी बर्थ रेट। जन्मदर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। खा मृत्युदर यानी डेथ रेट। यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। गा आप्रवासन उस जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गए समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। घा उत्प्रवासन समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इसलिए अगर समय t पर समष्टि घनत्व n है तो समय t+1 पर इसका घनत्व nt+1 इज इक्वल्स टू nt+b+i माइनस d+e, जहाँ पे i आपका इमिग्रेशन है और e आपका इमिग्रेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र 13.5 कि किस तरह से ये समष्टि को प्रभावित करते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, उत्प्रवासन और आप्रवासन। ऊपर दिए गए समीकरण चित्र 13.5 से आप देख सकते हैं कि अगर जन्म लेने वालों की संख्या जमा आप्रवासियों की संख्या b+i, मरने वालों की संख्या जमा उत्प्रवासियों की संख्या d+e से अधिक है तो समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा, अन्यथा यह घट जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे 2 कारक विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आवास की बस्ती अभी बनी है तो जन्म दरों की अपेक्षा आप्रवासन समष्टि की वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण है। वृद्धि मॉडल। क्या किसी समष्टि की वृद्धि समय के साथ कोई विशिष्ट और प्रागुक्ति योग्य प्रतिरूप दर्शाती है? हम अपने देश में मानव समष्टि की अनियंत्रित वृद्धि से और इससे जन्मी समस्याओं से चिंतित हैं और इसलिए अगर प्रकृति में भिन्न प्राणी समष्टियाँ इसी तरह वृद्धि करती हैं अथवा वृद्धि पर कुछ नियंत्रण दर्शाती हैं, इस बारे में हमारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। समष्टि वृद्धि को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है, इस बारे में शायद हम प्रकृति से 1-2 बातें सीख सकते हैं। का चरघातांकी वृद्धि। किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिए स्पष्टता संसाधन यानी आहार और स्थान उपलब्ध होना आवश्यक है। आदर्शता आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है, जैसे कि डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए प्रशिक्षित किया है। तब समष्टि चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल अथवा ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल शैली में वृद्धि करती है। अगर n साइज की समष्टि में जन्म दरें कुल संख्या नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति जन्म b के रूप में और मृत्यु दरें प्रति व्यक्ति मृत्यु दर d के रूप में निरूपित की जाती है, तब इकाई समय अवधि t यानी dn/dt के दौरान वृद्धि या कमी निम्नलिखित होगी। dn/dt इज इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू एन। मान लीजिए कि b माइनस डी इज इक्वल्स टू r, तब dn/dt इज इक्वल्स टू r इंटू एन। यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। इस समीकरण में r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाती है और समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजीवीय कारक के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राचल है। r मूल्यों का परिणाम मैग्नीट्यूड के बारे में आपको कुछ बोध कराने के लिए नॉर्वे चूहों के लिए r 0.015 है और आटा भृंग के लिए यह 0.12 है।
1981 में भारतवर्ष में मानव समष्टि के लिए आर मान 0.0205 थी। वर्तमान आर मान क्या है पता कीजिए। इसके परिकलन के लिए आपको जन्म दरों और मृत्यु दरों का पता होना जरूरी है। ऊपर दिया गया समीकरण समष्टि के चरघातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि बताता है। चित्र 13.6 यहाँ पे आप देखिए, और जब n को समय के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो इसका नतीजा j आकार के वक्र है। अगर आपको मूलभूत कलन आता है तो आप चारघातांकी वृद्धि समीकरण को समाकलित रूप से निम्न प्रकार से देख सकते हैं। आ, जब अनुक्रियाएं वृद्धि को सीमित करने वाली नहीं है तब आरेख चरघातांकी है। बा, जब अनुक्रियाएं वृद्धि के लिए सीमाकारी हैं तब आरेख लॉजिस्टिक है। और के पोषण क्षमता है। यहाँ पर आप सारी वैल्यूज देख सकते हैं। nt इज इक्वल्स टू एन नॉट टू द पावर ERT, nt इज इक्वल्स टू समय t में समष्टि घनत्व, n नॉट इज इक्वल्स टू समय शून्य में समष्टि घनत्व, r इज इक्वल्स टू प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, और e इज इक्वल्स टू प्राकृतिक लघुगुणकों यानी लॉगरिदमों के आधार 2.71828। असीमित संसाधन परिस्थितियों में चरघातांकी रूप से वृद्धि करने वाली कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल समष्टि घनत्वों तक पहुंच सकती है। डार्विन ने दर्शाया कि हाथी जैसा धीमे बढ़ने वाला प्राणी रोक न होने पर विशाल संख्या तक पहुंच सकता है। चरघातांकी रूप से वृद्धि करने पर विशाल समष्टि कितनी जल्दी निर्मित हो जाती है, इसके बारे में निम्नलिखित किस्सा लोकप्रिय है। राजा और मंत्री शतरंज खेलने बैठे। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त राजा मंत्री द्वारा प्रस्तावित किसी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार था। मंत्री ने नम्रतापूर्वक कहा कि अगर वह जीत गया तो वह गेहूं के केवल कुछ दाने लेगा, जिसकी मात्रा शतरंज की बिसात के पहले खाने वर्ग में 1 दाना, तब दूसरे खाने में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, और इस प्रकार दानों का पिछली मात्रा से दुगना करते हुए अगले खानों में रखते जाना है जब तक सभी 64 खाने भर नहीं जाते। राजा ने मूर्खतापूर्ण लगने वाली शर्त मान ली और खेल शुरू किया गया, लेकिन राजा के दुर्भाग्यवश मंत्री जीत गया। राजा को लगा कि मंत्री की शर्त पूरा करना बहुत आसान था। उसने पहले खाने में 1 दाना रखकर शुरुआत की। मंत्री द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अन्य खानों को भरता गया, लेकिन बिसात के आधे खाने भरने तक राजा ने अनुभव किया कि उसके राज्य में उत्पादित सारे गेहूं मिलकर भी 64 वर्गों को नहीं भर पाएंगे। अब छोटे से पैरामीशियम के बारे में सोचिए, जो केवल एक व्यष्टि से आरंभ करके द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन द्वारा प्रतिदिन संख्याओं को दुगना करता रहता है। और कल्पना कीजिए कि 64 दिनों में इसकी समष्टि साइज दिमाग को चकरा देने वाली हो जाएगी, बशर्ते असीमित आहार और स्थान उपलब्ध होता रहे। खा, संभार तंत्र यानी लॉजिस्टिक वृद्धि। प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि चरघातांकी वृद्धि होती रही। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित बना रहेगा और जनन करेगा। अनेक देशों की सरकारों ने भी इस तथ्य को समझा और मानव समष्टि वृद्धि को सीमित करने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। इससे आगे और वृद्धि संभव नहीं है। उस आवास में उस जाति के लिए इस सीमा को प्रकृति की पोषण क्षमता के मान लेते हैं। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चाता प्रावस्था लैग फेज दर्शाती है। उसके बाद त्वरण और मंदन और अंततः अनंत स्पर्शीय प्रावस्थाएं आती हैं, जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है। समय t के संदर्भ में n का आरेख प्लॉट से सिग्माइड वक्र बन जाता है। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि विहर्स्ट पर लॉजिस्टिक वृद्धि चित्र 13.5 कहलाता है, जिनको निम्नलिखित समीकरण द्वारा वर्णित है। dn/dt इज इक्वल्स टू r n k - n/k, जहाँ n समय t पर समष्टि घनत्व, r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, k पोषण क्षमता है। अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित यानी फाइनाइट है और देर सबेर सीमित होने वाले हैं। इसके लिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है। सरकारी जनगणना से भारतवर्ष के लिए पिछले 100 वर्षों के समष्टि आंकड़े एकत्रित कीजिए, उन्हें आरेखित कीजिए और जांचिए कि कौन सा वृद्धि प्रतिरूप स्पष्ट है। 13.2.3 जीवन व्रत विभिन्नता। समष्टियाँ जिस आवास में रहती हैं उसमें अपनी जनन योग्यता, जिससे डार्विनी योग्यता यानी डार्विनियन फिटनेस भी कहा जाता है, उच्च आहार मान को अधिकतम बनाने के लिए विकसित होती हैं। खास प्रकार के वर्ण दबाव सेट में जीव सर्वाधिक दक्ष जनन युक्ति की ओर विकास करते हैं। कुछ अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करती हैं, प्रशांत महासागरीय सामन मछली और बांस, जबकि अन्य अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करती हैं, अधिकांश पक्षी और स्तनधारी। कुछ छोटी साइज की संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करती हैं, आयस्टर और पेल्जिक मछलियाँ, जबकि दूसरी बड़ी साइज की संतति कम संख्या में उत्पन्न करती हैं, पक्षी और स्तनधारी। इसलिए योग्यता को अधिकतम करने के लिए कौन वांछनीय है?
पारिस्थितिकी विज्ञों का सुझाव है कि जीवों के जीवन वृत्त विशेषक यानी ट्रेड जिस आवास में वे रहते हैं उसके अजीवी और जीवी घटकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विकसित होते हैं। भिन्न जातियों में जीवन वृत्त विशेषकों का विकास इस समय अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पारिस्थितिकी विज्ञ अनुसंधान में लगे हुए हैं। 13.2.4 समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति का वास हो? ऐसा कोई आवास है ही नहीं, इसलिए ऐसी परिस्थिति अकल्पित है। किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है जिसको वह भोजन के रूप में ले सके। पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती है अकेली जीवित नहीं रह सकती। इसे मृदा के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने और अकार्बनिक पोषकों को इसके अवशोषण के लिए लौटने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के पादप परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? ये स्पष्ट है कि प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव ना तो पृथक रह सकते हैं और ना ही रहते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। न्यूनतम समुदायों में भी अनेक परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती हैं, हालांकि सभी बंधताएं आसानी से दिखाई नहीं देती। अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। वे क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारी है, हानिकारक या उदासीन यानी कि ना हानिकारक हो ना लाभदायक हो सकती हैं। लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए प्लस चिन्ह तथा हानिकारक के लिए नेगेटिव चिन्ह और उदासीन के लिए शून्य चिन्ह से दर्शाएं। आइए अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाओं के सभी संभावित परिणामों पर विचार करें। सारणी 13.1। एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है और स्पर्धा में दोनों को हानि। परजीविता और परभक्षण दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है, क्रमशः परजीवी और परभक्षी को, और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति के लिए हानिकारक होती है। 13 पॉइंट आप देख सकते हैं समष्टियों की पारस्परिक क्रियाएं। जाति आ और यहाँ पे जाति बा यानी कि दो अलग अलग जातियों के बारे में है। जहाँ पे दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है उसे सहोपकारिता कहते हैं। जहाँ दोनों में कंपटीशन होता है उसे स्पर्धा कहते हैं। जहाँ एक को फ़ायदा हो रहा होता है और एक को नुकसान हो रहा होता है उसे परभक्षण कहते हैं। यहाँ पे भी एक को फ़ायदा हो रहा होता है और एक को नुकसान होता है, यानी एक परजीवी होता है और एक होस्ट होता है, उसको हम परजीविता कहते हैं। एक को फ़ायदा हो रहा होता है और जबकि दूसरे को ना नुकसान होता है और ना ही कोई फ़ायदा हो रहा होता है, उसे हम सहभोजिता या फिर कमेंसलिज्म कहते हैं। एक को नुकसान हो रहा हो जाति को और दूसरी जाति को कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो, इसे अंतरजातीय परजीविता यानी एमेंसलिज्म कहा जाता है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को लाभ ना होता हो ना हानि, उसे सहभोजिता कहते हैं। दूसरी ओर अंतरजातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है। परभक्षण, परजीविता और सहभोजिता इन तीनों की एक साझा विशेषता है। पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता के साथ साथ रहती हैं। का परभक्षण, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही ना हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा? परभक्षण को आप प्रकृति का ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्च स्तर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हिरण का उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आता है, लेकिन बीज को खाने वाली गौरैया भी परभक्षी से कम नहीं है। हालांकि पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य पारिस्थितिक संदर्भ में वे भी परभक्षी से ज़्यादा भिन्न नहीं हैं। पोषी स्तरों तथा ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सन्नाल यानी कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिकार समष्टि को नियंत्रण रखते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत अधिक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता और परितंत्र में अस्थिरता आ जाती। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियां लाई जाती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं और तेज़ी से फैलने लगती हैं, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया से लाई गई नागफनी में यहाँ लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी, एक प्रकार का शलभ, को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण यानी पेस्ट कंट्रोल में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी की समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है।
परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता यानी डाइवर्सिटी बनाए रखने में भी सहायता करता है। अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतराज्वारीय इंटरटाइडल समुदायों में पायसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतराज्वरीय क्षेत्र में सभी तारामीन हटा दी गई तो अंतराजातीय स्पर्धा के कारण एक साल ही अकशेरुकी की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं। अगर परभक्षी ज़्यादा ही दक्ष है तो अपने शिकार का अतिदोहन करता है तो हो सकता है कि शिकार विलुप्त हो जाए और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी है। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। कीटों और मेढकों की कुछ जातियों परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन छद्मावरण होती है। कुछ शिकार जातियां विषैली होती हैं और इसके लिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते। मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण वह अपने परभक्षी पक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर यानी स्वाद में खराब है। यह दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इल्ली यानी कैटरपिलर अवस्था में विषैली खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी है, इसलिए 25% कीट पादपभक्षी यानी फाइटोफैगस हैं, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भाग खाते हैं। पादपों के लिए समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वे अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकते जैसा कि प्राणी कर सकते हैं। इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अकारिकीय और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। रक्षा के सबसे सामान्य अकारिकीय साधन कांटे जैसे एकेशिया कैक्टस। बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं और पाचन का संदमन करते हैं, उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार तक देते हैं। आपने परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोट्रोपिस खरपतवार अवश्य देखी होगी। यह पौधा अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है और इसी कारण आपने कभी किसी पशु या बकरी को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखा होगा। रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिन्हें हम पौधों को व्यापारिक पैमाने पर निष्कर्षित करते हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्रिक्नीन, अफीम आदि, वे पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये रसायन चारकों यानी ग्रेजर से बचने की रक्षा विधियां हैं। स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो निश्चय ही था कि जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं जो सीमित हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये संबंध जातियां भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिकी की एक कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहाँ की आवासी मछलियाँ साझा आहार झील से प्राणी लवक के लिए स्पर्धा करती है। दूसरी बात है स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना। बाधा स्पर्धा में एक जाति की अशन दक्षता दूसरी जाति की बाधाकारी और संदमनीय उपस्थिति के कारण घट सकती है, भले ही संसाधन, आहार और स्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। इसलिए स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता वृद्धि के इंट्रिंसिक दर आर के रूप में मापित दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है, जैसा कि गासे और दूसरे पारिस्थितिकी विज्ञों ने किया कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देंगी। लेकिन प्रकृति में इस प्रकार के स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य पारिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलते तो हैं। गैलापागो द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एम्बिंगडन कुछ एक दशक यानी 10 वर्ष में ही विलुप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण था बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता। प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण स्पर्धी मोचन है। स्पर्धी रूप में उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो गया है, स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसकी वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाती है। कॉर्नेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड की चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्नेकल बैलेनस की अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में प्रमुखता है और इसने छोटे बार्नेकल चैथिमेलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया। आमतौर पर मांसाहारी यानी कार्निवोर की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूलता प्रभावित होते हैं। गौसे स्पर्धी अप्रवर्जन नियम यह बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त कर दी जाएगी। ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी होंगे, अन्यथा नहीं।
अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते। वे प्रकृति में अंतर्जातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं, पर वे इस ओर ध्यान दिलाते हैं। स्पर्धा सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती हैं जो बहिष्कार के बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा दें। ऐसी एक क्रियाविधि संसाधन विभाजन है। अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं तो उदाहरण के लिए वे अशन यानी आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती हैं। मैकऑर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही वार्बलर की 5 निकटता संबंधित जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रहीं और पेड़ की शाखाओं और वितान पर कीट शिकार के लिए तराशने के लिए अपने चारण गतिविधियों में व्यवहारिक विभिन्नताओं के कारण साथ साथ रह सकी। परजीविता, पैरासिटिज्म। यह मानते हुए कि जीवन के परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं कि परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि की कशेरुकी तक अनेक अधिक वर्गीय समूहों में विकसित हुआ है। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। वे परपोषी ही केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं। इस प्रकार परपोषी और परजीवी दो सह विकसित होते हैं, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के लिए विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी को उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होंगे। अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित किए, जैसे कि अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव, परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या चूषकों की उपस्थिति, पाचन तंत्र का लोप तथा उच्च जनन क्षमता। परजीवियों का जीवन चक्र प्रायः जटिल होता है, जिसमें एक या दो मध्यस्थ पोषक अथवा रोगवाहक होते हैं जो इसके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को सुगम बनाते हैं। मानव यकृत यानी लिवर फ्लूक पर्णावक्रमी ट्रिमेटोड पैरासाइट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोंघा और मछली पर निर्भर करता है। मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए रोगवाहक मच्छर की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं और उसके समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे परभक्षण के लिए अधिक सुरक्षित बना देते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक आदर्श परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाए बिना पनप सकने योग्य होना चाहिए? तब प्राकृतिक वर्ण ने ऐसे पूरी तरह से अहानिकारक परजीवियों का विकास क्यों नहीं किया? परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर अशन यानी आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। इसके प्रसिद्ध उदाहरण मानवों पर जू के समूह और कुत्तों पर चिंचिड़ियाँ यानी टिक्स हैं। अनेक समुद्री मीन बाह्य परजीवी अरिंथ्रोपादों यानी कॉपीपोड्स द्वारा ग्रस्त हैं। कसकुटा यानी अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पादप पे वृद्धि करता है। विकास की प्रक्रिया के दौरान पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाती हैं। यह जिस पोषी पादप पर रहता है उसी से अपना पोषण लेता है। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, हालांकि जनन के लिए इसको हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसके विपरीत अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट वे हैं परपोषी के शरीर में भिन्न स्थलों यकृत, वृक्क, फुफ्फुस, लाल रुधिर कोशिका आदि पर रहते हैं, जबकि उनके आकारिकी और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, जबकि जनन शक्ति को बल देते हैं। पक्षियों में अंड परजीविता ब्रूड पैरासिटिज्म परजीविता का लुभावना उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उन अंडों को सेने यानी इंक्यूबेट देता है। विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडों के सदृश विकसित हो गए तथा परपोषी पक्षी द्वारा विजातीय अंडों को पहचान लिए जाने और घोंसले से निकाल दिए जाने की संभावना कम हो जाए। अपने आसपास के पार्क में प्रजनन ऋतु बसंत से ग्रीष्म ऋतु के दौरान कोयल की गतिविधियों का पीछा कीजिए और अंड परजीविता को होते हुए देखिए। सहभोजिता यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि होती है न लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादप एपिफाइट के रूप में उगने वाले ऑर्किड और वेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्नेकल का फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और वेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता। पक्षी, बगुला और चारण पशु निकट साहचर्य में रहते हैं। यदि आप कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा। सहभोजिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ पशु चरते हैं उसके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, जबकि क्योंकि जब पशु चलते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं। बगुले उन कीटों को खाते हैं, अन्यथा वानस्पतिक कीटों को ढूंढना और पकड़ना बगुले के लिए कठिन होता है। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनीमोन दंशन स्पर्शक यानी स्टिंगिंग टेंटिकल होते हैं, जिसपे उनके बीच रहने वाली क्लाउन फिश का है। मछली को परजीवियों से सुरक्षा मिलती है जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछली से एनीमोन को कोई लाभ नहीं मिलता और ऐसा नहीं लगता। सहउपकारिता
इस पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहयोगकार्य यानी म्यूचुअलिस्टिक संबंध का उदाहरण है लाइकेन में देखा जा सकता है। इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल यानी माइकोराइजा साहचर्य है। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्व के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं 13.7 अंजीर और बर के बीच पारस्परिक क्रिया दिखाते हैं। बर द्वारा परागित अंजीर पुष्प और अंजीर के फल में बर द्वारा दिए गए अंडे। सहोपकारिता के सबसे शानदार और विकसित की दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप प्राणी संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्प परागित करने के लिए बीजों को प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। यही मैंने आपको अभी ऊपर चित्र में दिखाया। स्पष्ट है कि पादप को जिन सेवाओं के लिए अपेक्षा प्राणियों से है उनके लिए शुल्क तो देना होगा। पुरस्कार अथवा शुल्क के रूप में परागकर्मियों यानी पॉलिनेटर को पॉलन और नेक्टर तथा प्रकीर्णकों को रसीले और पोषक फल देते हैं, लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं यानी नेक्टर चुराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में सहोपकारियों के लिए प्रायः सह विकास क्यों शामिल है, अर्थात पुष्प और इसके परागणकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। अंजीर के पेड़ों में अनेक जातियों में बर की परागणकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है, जो 13.7 अभी हमने देखा था। इसका अर्थ यह है कि कोई दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथी बर की जाति से ही परागित हो सकती है, बर की दूसरी जाति से नहीं। मादा बर फल को न केवल अंड निक्षेपण यानी अंडे देने के लिए काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों को डिम्बकों यानी लार्वा को पोषण के लिए भी प्रयोग करती है। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस को परागित करती है। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्धनशील बीज परिवर्धनशील बर के डिम्बकों को आहार के रूप में देती है। आर्किड पुष्प प्रतिरूपों को आश्चर्यचकित कर देने वाली विविधता दर्शाते हैं, जिसमें से अनेक सही परागणकारी कीट भ्रमरों और गुंज मक्षिकाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं, ताकि इसके द्वारा निश्चित रूप से परागण हो सके। चित्र 13.8। सभी ऑर्किड यह पुरस्कार पेश नहीं करते हैं। ऑफ्रिस नाम भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन ऑर्किड मक्षिका बी के एक जाति परागण कराने के लिए लैंगिक कपट यानी सेक्सुअल डिसीट का सहारा लेता है। इस पुष्प की पंखुड़ी का साइज, रंग और चिन्ह मादा मक्षिका से मिलती जुलती है। नर मक्षिका इसे मादा समझकर इसकी ओर आकर्षित होता है और पुष्प के साथ स्यूडोकॉपुलेट करता है। इस प्रक्रम के दौरान इस पर पुष्प से पराग झड़कर उस पर गिरते हैं। जब वही मक्षिका दूसरे पुष्प से स्यूडोकॉपुलेट करती है तो यहाँ शरीर पर लगे पराग डालती है और इस प्रकार पुष्प को परागित करती है। मगर विकास के दौरान किसी भी कारण से मादा मक्षिका का रंग प्रतिरूप जरा सा भी बदल जाता है तो परागण की सफलता कम रहेगी, अतः ऑर्किड पुष्प अपनी पंखुड़ी को मादा मक्षिका के सदृश बनाए रखते हैं। सारांश: पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीवों को अपने पर्यावरण के अजीविक भौतिक रासायनिक कारकों और जैविक घटकों या अन्य जातियों के संबंधों का अध्ययन है। यह जीव विज्ञान की शाखा है और जीव विज्ञानी संगठन के 4 स्तरों से संबंधित जीव समष्टि, समुदाय और जीवोम यानी बायोम। ताप, प्रकाश, जल और मृदा पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारण हैं जिनके प्रति जीव विभिन्न प्रकार से अनुकूलित हैं। जीवों द्वारा आंतरिक पर्यावरण होम्योस्टेसिस को स्थिर रखने से इष्टतम कार्य निष्पादन हो सकता है, लेकिन परिवर्तनशील बाह्य पर्यावरण के संदर्भ में केवल कुछ ही जीव नियामक होम्योस्टेसिस के लिए सक्षम हैं। जीव अपने आंतरिक पर्यावरण का आंशिक रूप से नियमन कर लेते हैं अथवा केवल उनके अनुरूप कर लेते हैं। कुछ अन्य जातियों ने स्थान प्रवासन अथवा समय, ग्रीष्म निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता और उपारित क्रमशः एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और डायपॉज में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अनुकूलन विकसित कर लिए हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकासी परिवर्तन समष्टि स्तर पर होता है और इसलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समष्टि किसी दी गई जाति के व्यष्टियों का समूह है जो सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र में समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करते हैं या उन संसाधनों में जन्म और मृत्यु दरें, लिंग अनुपात और आयु वितरण आदि गुण होते हैं जो व्यष्टियों में नहीं होते। समष्टि में नरों और मादाओं के भिन्न आयु वर्ग का अनुपात प्रायः आयु पिरामिडों के रूप में भौगोलिकता दर्शाया जाता है। इसका आकार यह बताता है कि क्या समष्टि स्थिर है, बढ़ रही है या फिर घट रही है। समष्टि पर किसी भी कारक का पारिस्थितिकी प्रभाव आमतौर पर उसकी साइज में प्रतिबिंबित होता है, जिसे जाति के अनुसार विभिन्न तरीकों, संख्या, जीवभार, आवरण, प्रतिशत आदि से व्यक्त किया जा सकता है।
समष्टियाँ जन्म और अप्रवासन से बढ़ती हैं तथा मृत्यु और उत्प्रवासन से घटती हैं। जब संसाधन असीमित होते हैं तो वृद्धि प्रायः चरघातांकी, लेकिन जब संसाधन उत्तरोत्तर सीमाकारी हो जाते हैं तब वृद्धि प्रतिरूप लॉजिस्टिक यानी संभार तंत्रीय हो जाती है। दोनों मामलों में वृद्धि अंततः पर्यावरण की पोषण क्षमता से सीमित होती है। प्राकृतिक वृद्धि के इंट्रिंसिक दर R किसी समष्टि का वृद्धि करने की जन्मजात शक्ति की माप है। प्रकृति में भिन्न जातियों की समष्टियाँ आवास में पृथक नहीं रहती, बल्कि कई तरह से पारस्परिक क्रिया करती हैं। दो जातियों के बीच पारस्परिक इन क्रियाओं का परिणाम के आधार पर स्पर्धा दोनों जातियों की हानि होती है। परभक्षण परजीविता, जिसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी को हानि। सहभोजिता, जिसमें एक को लाभ पहुंचता है और दूसरी अप्रभावित रहती है। अंतराजातीय परजीविता, जिसमें एक को हानि होती है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तथा सहोपकारिता, जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। परभक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसमें द्वारा पोषी ऊर्जा अंतरणम सुगम होता है। कुछ परभक्षी अपनी शिकार समष्टियों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। पादपों ने शाकाहार के विरुद्ध आकारकी और रासायनिक विविध रक्षा विधियां विकसित की हैं। स्पर्धा में ऐसा समझा जाता है कि उत्तम स्पर्धी घटिया स्पर्धी को विलुप्त कर देता है। स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत, लेकिन अनेक निकट संबंधित जातियों ने विभिन्न क्रियाविधियां विकसित की हैं जो उनके सह अस्तित्व को सुगम बनाती हैं। कुछ प्रकृति में सहोपकारिता के कुछ सबसे आकर्षक मामले पादप परागणकारी पारस्परिक क्रिया में देखे जा सकते हैं। इस तरह आपका ये अभ्यास समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ। आप लोगों को ये ऑडियो बुक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और हाँ, लाइक करना ज़रूर मत भूलना। और हो सकता है आप मेरे चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक ऑडियो बुक मिल जाएगी, चाहे वो हिंदी में हो या फिर वो इंग्लिश में हो। बस आपको मुझे अपनी बुक का नेम एंड चैप्टर बताने हैं कि आपको कौन सी ऑडियो बुक चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जस्ट स्टे ट्यून विद मी, बाय बाय।